हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने कुछ थियरीज को डिस्कस किया था, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये कुछ हमने थियरीज को डिस्कस कर लिया था। कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा था हमने इन थियरीज को देने में, ठीक है बेटा। हमने यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को समझा था कि कैसे थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस दी गई थी, है ना, और यूरे और मिलर ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था और क्या रिजल्ट ऑब्टेन किया था अपने एक्सपेरिमेंट से, कैसे इन्होंने लाइफ की एग्जिस्टेंस को का जो कंसेप्ट है बेटा उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हम काफ़ी पार्ट पढ़ चुके हैं इवोल्यूशन का। कुछ और पार्ट देख लेते हैं बेटा। जैसे हम आज की क्लास में देखेंगे कि इवोल्यूशन के कॉज होने के पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इवोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ एविडेंसेस भी डिस्कस कर लिए थे, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स एंड टिश्यूज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे सेल्स देखी थी बेटा हमने, कुछ सेल्स कॉमन होती है, चाहे वो एनिमल हो कोई से भी टाइप का, चाहे वो प्लांट हो कोई से भी टाइप का। तो उसके अंदर प्लांट के अंदर कुछ सेल्स कॉमन होती है, ऐसे एनिमल्स के अंदर भी कुछ सेल्स कॉमन होती हैं, ठीक है। कुछ टिश्यूज कॉमन होते हैं, है ना। और हमें ग्रेजुअल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे हार्ट का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि स्टार्टिंग में हार्ट जो है फिशेस के अंदर आपको देखने को मिलता है 2 चैम्बर। उसके बाद में जैसे जैसे हम मैमल्स की तरफ मूव करते हैं तो एक जगह हमें 3 चैम्बर हार्ट भी देखने को मिलता है, एक जगह इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट भी। और ऐसे ही जब मैमल्स की तरफ मूव कर जाते हैं बेटा, हम मैमल्स पे आते हैं तो मैमल्स के अंदर हमेशा 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 ऑरिकल के चैम्बर्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल के चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। हमने कुछ एनाटॉमिकल एविडेंसेस भी देखे थे बेटा। हमने ये देखे थे कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था बेटा। होमोलोगस मतलब होता है जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो, फंक्शन में डिफरेंट हो, और एनालॉगस मतलब जो कि फंक्शन में सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो। तो हमने देख लिया था कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था बेटा कि वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है। जो ऑर्गन हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं होते, जिनका कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें बोलते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है बेटा। तो ऐसे हमने काफी सारे एग्जाम्पल लिख लिए थे वेस्टिजियल ऑर्गन्स के। इसके बाद हम देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, छोटी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर जिसको आप लोग समझना है बस, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो लिखते बेटा इवोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर, ठीक है। इवोल्यूशन कॉज करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, तो उन फैक्टर्स को देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट है बेटा जीन माइग्रेशन, ठीक है। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन, क्लियर। तो इसको समझने से पहले बेटा हम समझते हैं, एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं यहां पर। वेट, ठीक है, छोटा सा डायग्राम देखते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने बनाई है 2 पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ये वाली है, ठीक है, और एक पॉपुलेशन ये वाली है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स है ना, कोई भी स्पीशीज मान सकते हो आप, किसी भी स्पीशीज के एक पॉपुलेशन ये वाली है, एक पॉपुलेशन ये वाली है। ये है पॉपुलेशन 1 या ए लिख देता हूं, ठीक है। ये है पॉपुलेशन बी, क्लियर। अब जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूव करना, ठीक है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूव करना। अब जीन माइग्रेशन में जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। जीन माइग्रेशन में क्या होता है बेटा, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। मतलब यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे ये जो जीन्स हैं वो मूव करेंगे दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ जो जीन्स हैं मूव करेंगे दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। सपोज यहाँ से जीन्स जो है यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो जीन्स है वो यहाँ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे मूव करने से यहाँ पर एक नई वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी भी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी जो कि इन दोनों की क्रॉस होगी, इन दोनों की हाइब्रिड होगी, ठीक है। तो इसी जो नई जनरेशन है ना, नई जनरेशन देखने को मिल रही है। और बेटा नई जनरेशन ही डेवलप होना क्या है, इवोल्यूशन, ठीक है। जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, यहां पे लिख सकते हैं हम यहां पर चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर जो है जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यहां पर जीन जो है वो पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में मूव कर रहा है। मतलब यहां पर अब जो कुछ ऐसी भी वैरायटी बनेगी बेटा, कुछ ऐसी जनरेशंस बनेगी जो कि इन दोनों से अलग होगी। इसके भी जीन्स होंगे उसमें और इसके भी जीन्स होंगे, ठीक है। तो दोनों की जीन्स देखने को मिलेंगे, उसके अंदर वो हाइब्रिड होगी इन दोनों की। तो जो नई जनरेशन बनेगी वो क्या है बेटा, कैसे बनी, इवोल्यूशन के थ्रू। तो इसे बोलते हैं हम जीन माइग्रेशन, मतलब जीन का मूव करना। क्लियर। अब बेटा जहां से जीन मूव करता है इसको बोलते हैं एमिग्रेशन, ठीक है। जैसा होता है ना बेटा, जहां से लोग जाते हैं उसे बोलते हैं एमिग्रेशन। और जहां पर लोग जाते हैं, जैसे जीन यहां पर गया पॉपुलेशन बी में, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इमिग्रेशन। क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन। क्लियर। तो इमिग्रेशन मतलब जहां से जीन मूव हुआ है, और इमिग्रेशन मतलब जहां पर जीन गया है, ठीक है। एमिग्रेशन मतलब जहां से जीन मूव किया है, और इमिग्रेशन मतलब जहां पर जीन पहुंचा है, ठीक है। तो ये दो टर्मिनोलॉजी भी है, ठीक है। ये पे लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो हमने देखने को मिला है ये क्या है, ये जीन का फ्लो है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये क्या हुआ है, यहाँ पे जीन फ्लो हुआ है। क्या हुआ है, जीन फ्लो। क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं बेटा, जीन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेड जीन फ्लो इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। क्लियर। हमने क्या देखा, हमने देखा है कि इवोल्यूशन कॉज करने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट देखा हमने जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या होता है बेटा कि एक स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो जीन है वो फ्लो कर रहा है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर। यहाँ पे दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी। यहां से जीन मूव कर रहा है, दूसरी जगह जा रहा है। इसी जीन के मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, जीन फ्लो, ठीक है। स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर किसी जीन का एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के अंदर मूव करना ही क्या है, जीन फ्लो। और ये जीन फ्लो, ठीक है, जहां से करता है उसे बोलते हैं एमिग्रेशन, और जहां पर करता है उसे बोलते हैं इमिग्रेशन। क्लियर। जैसे यहां पर पॉपुलेशन ए से मूव किया है तो इसे बोलेंगे एमिग्रेशन, और जहां पर मूव किया है पॉपुलेशन बी में तो इसे बोलेंगे इमिग्रेशन, ठीक है। हमने देख लिया जीन फ्लो का मतलब क्या होता है, मतलब है चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्लो क्या है, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। यहां पर पहले क्या थी फ्रीक्वेंसी 100%, यहां पर भी कितनी थी 100%, इनकी अलग अलग थी। बाद में यहां से जो है जीन इसके अंदर मूव किया तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ की कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे दूसरे जीन्स भी मूव किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगी, एक नई जनरेशन बनेगी, और वो कैसे बनी है बेटा, तो जीन के मूवमेंट के थ्रू, जीन के फ्लो के थ्रू। इसे बोलते हैं बेटा हम, जब ये मल्टीपल टाइम होगा, बार बार होगा, तो इसे बोलेंगे
जीन माइग्रेशन। तो हमने ये लिखा है रिपीटेड जीन फ्लो इज कॉल्ड जीन माइग्रेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ में आया। तो बस आपको ये इतना सा पार्ट ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। आपसे पूछेगा कोई नहीं, ठीक है, इसको बना लीजिए। वन मिनट, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे थोड़ा सा। ठीक है, बना लीजिए बेटा इसको। ठीक है बेटा, इसको आपने बना लिया। इसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर का है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में लिख लेते हैं ये कुछ पॉइंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो responsible for the formation of न्यू जनरेशन। ठीक है, जो या फिर लिख सकते हैं हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जो यहाँ पे न्यू जनरेशन बन रही है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, है ना, विच इज कॉज्ड बाय इवोल्यूशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बाई चांस और random changes in allelic frequency। ठीक है, जो एलील्स होते हैं बेटा, हमने डिस्कस किया था कि जीन्स जो होते हैं वो एलियोमॉर्फिक होते हैं, एलील्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर एलील्स जो है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं बेटा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इवोल्यूशन कॉज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। अच्छा बेटा, एक और पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर, इट ऑपरेट्स इन स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें जीन फ्लो में और जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर, तो बेटा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए अप्लाई होता है और स्मॉल पॉपुलेशन में ऑपरेट होता है, जबकि जो जीन फ्लो है, जीन माइग्रेशन है, वो लार्ज और स्मॉल दोनों पॉपुलेशन के अंदर जो है ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम एक नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, इसको भी रफ कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो फैक्टर है थर्ड नंबर पे, वो है बेटा स्पीशिएशन। ठीक है, तो स्पीशिएशन क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, जो पहले से स्पीशीज है उससे नई स्पीशीज बनना, और इस नई स्पीशीज बनने के पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है, और ये खुद एक फैक्टर है जो कि इवोल्यूशन कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इससे पहले हम समझ लेते हैं बेटा कि स्पीशीज का मतलब क्या होता है ना। हमने देखा कि स्पीशीशन क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरे, जैसे एक एनिमल है बेटा, वो अपने ही स्पीशीज के एनिमल्स के साथ में रिप्रोड्यूस कर सकता है, दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स के साथ में रिप्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर एक ही जीनस के जो स्पीशीज है वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम स्पीशीज, जो कि ऐसा ग्रुप है जो कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है। ठीक है, अलग है। ठीक है, तो हमने स्पीशीज भी देख लिया। ठीक है, जो अलग अलग जीनस के स्पीशीज होते हैं बेटा, उनके जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फ्यूज नहीं हो पाते हैं, और जिसके थ्रू न्यू जनरेशन बिल्कुल भी नहीं बन सकती है। ठीक है, क्योंकि हर गैमेट के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए अपनी स्पीशीज को। ठीक है, या फिर अपनी स्पीशीज के दूसरे गैमेट को। ठीक है, तो अलाउ नहीं करते, अगर दूसरे जीनस के स्पीशीज होंगे तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेंगे उसको, ताकि वो फ्यूज हो सके। ठीक है, तो क्या रीजंस फॉर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो स्पेस का मैं बेटा लिख देता हूं, दिख जाएगा आपको। तो फर्स्ट रीजन है बेटा गैमेटिक आइसोलेशन। फर्स्ट रीजन क्या है, गैमेटिक आइसोलेशन। दूसरा बिहेवियरल एडेप्टेशंस। ठीक है, बिहेवियर में अगर चेंज होता है तो भी ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है, या फिर स्पीशीज, न्यू स्पीशीज बनने के लिए बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। गैमेटिक आइसोलेशन के थ्रू भी न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। और साथ ही साथ थर्ड नंबर पे हाइब्रिड ब्रेकडाउन, हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ठीक है, हाइब्रिड बना के भी न्यू स्पीशीज को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये जो हाइब्रिड है इससे जितनी भी स्पीशीज बनेगी या तो वो स्टेराइल होगी। ठीक है, मैं अलग पेन से लिख देता हूं, ये आपको मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, या तो वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी। ठीक है, या फिर कैसी होगी बेटा, पहले तो स्टेराइल हो सकती है या फिर इनवायबल हो सकती है। कैसी हो सकती है, इनवायबल। स्टेराइल का मतलब कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, ठीक है, कि वो रिप्रोड्यूस कर सके और न्यू अपनी जैसी स्पीशीज को फॉर्म कर सके। ठीक है, और इनवायबल का मतलब है अगर हाइब्रिड बनाया भी तो वो मर जाएगा। ठीक है, नहीं वायबल हो पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है उसकी। अगर स्टेराइल होगा तो वैसे ही वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है अपनी जैसी जनरेशन को, अपनी जैसी स्पीशीज को। ठीक है, तो हाइब्रिड ब्रेकडाउन के थ्रू भी नई स्पीशीज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे स्टेराइल में हम देख सकते हैं बेटा म्यूल, जो कि डंकी और फीमेल हॉर्स का हाइब्रिड होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूल, खच्चर। ठीक है, तो स्पीशिएशन
में देखा हमने कि एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है, और ये न्यू स्पीशीज कैसे फॉर्म हो सकती है, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो सकता है। तो गैमेटिक आइसोलेशन हो सकता है बेटा, है ना, ज्यादा टाइम जो है स्पीशीज एक दूसरे से दूर रहे किसी भी जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से। सपोज वहां पर जो है माउंटेन बन गया बेटा, वहां से रिवर बन गई, तो जिसकी वजह से वो दोनों स्पीशीज आपस में मिल नहीं पा रही है, मीटिंग नहीं कर पा रही है, और जिसकी वजह से गैमेटिक आइसोलेशन हो सकता है। वहां के कैरेक्टर्स कुछ अलग हो सकते हैं और यहाँ के कैरेक्टर्स कुछ अलग हो सकते हैं, एडेप्टेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हाइब्रिड ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड या तो मर जाएंगे या फिर स्टेराइल होंगे। जैसे खच्चर बेटा, खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट था छोटा सा जो कि हमने डिस्कस कर लिया है बेटा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ इसको, आपको ये पार्ट दिख जाएगा। ठीक है बेटा, आगे लिखते हैं हम, एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, हम एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसमें लिखते हैं बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिजीज और डिसऑर्डर occurring due to abnormalities in chromosome or mutation in gene and DNA is called genetic disorder। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, क्रोमोसोमल disorder includes either decrease or increase in number and deletion or ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेटा क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब, या जेनेटिक जो डिजीज होती है उनका मतलब क्या होता है बेटा, कि क्यों होती है। तो जेनेटिक डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर अकरिंग ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, हमारे अंदर जैसे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं नॉर्मली। ठीक है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये कितने क्रोमोसोम होते हैं, कैसे सेक्स डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, कौन कौन से टाइप की सेल्स होती हैं, कैसे कैसे वेरिएशन होता है, ये सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो क्रोमोसोम
में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, और ये किस टाइप की एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, ये कोई भी बेटा न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। अगर क्रोमोसोम के नंबर जितने नॉर्मल है उससे बढ़ जाए, उससे कम हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। या फिर म्यूटेशन हो सकता है जीन के अंदर बेटा। अब जीन्स जो है वो प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हर एक प्रोटीन को कोड करने वाला हमारी बॉडी के अंदर एक जीन प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, इसे ही बोलते हैं वन जीन वन प्रोटीन, है ना। तो हर एक प्रोटीन को कोड करने के लिए हमारे बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में एक जीन प्रेजेंट है। अब वो जीन के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है तो बॉडी के जो मैकेनिज्म है, बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसमें चेंजेस हो जाएगी, ठीक है। जैसे पहले नॉर्मल हमारी बॉडी फंक्शन कर रही थी वैसे नहीं फंक्शन कर पाएगी, क्योंकि उस प्रोटीन को बनाने वाला जो कोड करने वाला जीन है, वेट बेटा, ठीक है, उस प्रोटीन को कोड करने वाला जीन है उसमें डिफेक्ट हो गया है। अब डिफेक्ट होने के बाद में जो प्रोटीन बन रही थी वो प्रोटीन नहीं बनेगी और हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में चेंजेस हो जाएंगे, फिजियोलॉजी में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो डीएनए या जीन के अंदर चेंजेस हो, म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब क्या होता है बेटा, सडन चेंजेस। म्यूटेशन मतलब क्या होता है, तो हम ये साथ में लिख लेते हैं, म्यूटेशन मतलब क्या है, म्यूटेशन मतलब बेटा सडन चेंजेस। और ये सडन चेंजेस किस में होते हैं, तो ये सडन चेंजेस हमारे जेनेटिक मटेरियल में होते हैं बेटा, डीएनए के अंदर होते हैं, जीन के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो आगे पेरेंट्स से उनके जो बच्चे होते हैं बेटा, उनकी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके अंदर पास होते हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंक्लूड्स, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो कैसे कैसे हो सकते हैं बेटा, या तो क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो बढ़ सकते हैं, है ना, तो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, तो भी एक डिजीज अराइज हो जाएगी। अगर क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए तो भी क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो गया, तो भी एक जेनेटिक डिजीज बन जाएगी, ठीक है, अराइज हो जाएगी। अगर क्रोमोसोम के कोई भी, आपने देखा है बेटा कि क्रोमोसोम जो होते हैं हम कैसे हैं, डिप्लॉइड है। अगर हमारे डिप्लॉइड क्रोमोसोम में से कोई भी क्रोमोसोम अगर डिलीट हो जाए तो भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी हेरिडिटरी डिजीज हो सकती है। अगर आपको पता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड है और उन क्रोमोसोम्स का भी ट्रांसलोकेशन हो जाए, चेंज हो जाए उनकी पोजीशन, तो भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज अराइज हो सकती है। तो क्रोमोसोमल डिजीज अराइज होने के काफी सारे यहाँ पर रीजंस हैं, ठीक है। या तो डिलीट हो जाए कोई क्रोमोसोम, हमारे बॉडी के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारे जो क्रोमोसोम है डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं बेटा, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम के अंदर कोई भी डिफेक्ट होता है तो इसे बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इसको भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो बेटा हमने देखा कि फिजिकल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस दोनों हो सकते हैं अगर जेनेटिक डिजीज होती है। तो लिखते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस such as क्लैफ्ट लिप, या इसको बोलते हैं बेटा हेयर लिप, ठीक है, एंड एल्बिनिज्म, ठीक है। इसके साथ ही फिजियोलॉजिकल
changes due to chromosomal abnormalities such as हीमोफीलिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे बेटा जो फिजिकल चेंजेस है, कौन कौन सी डिजीज है जो कि फिजिकल चेंजेस से हो रही है और कौन कौन सी डिजीज है जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रही है। तो फिजिकल चेंजेस की वजह से हो रही है जैसे क्लैफ्ट लिप, ठीक है, जहां पे जो लिप्स है, लिप्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, हेयर की तरह लिप्स हो जाते हैं बेटा, जो खरगोश होते हैं। और साथ ही साथ एल्बिनिज्म, जो एल्बिनिज्म डिजीज है ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इस डिजीज के अंदर बेटा जो हमारे हेयर है और हमारी बॉडी के जो स्किन कलर है वो काफी लाइट हो जाता है, क्योंकि मेलेनिन पिगमेंट जो है वो सीक्रेट नहीं हो पाता, बन नहीं पाता है, या फिर कम अमाउंट में बन पाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकते हैं बेटा, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे जो है क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया तो उससे कौन कौन सी डिजीज होगी जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। एक है हीमोफीलिया, जहां पे बेटा हमारी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर और डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। अब ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है आप भी जानते हो, है ना। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऐसी डिजीज है बेटा जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में कीटोन बॉडीज बन जाते हैं, ठीक है। कीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कीटोन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाता है और यूरिन के थ्रू रिलीज होने लगता है। तो इससे भी हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर। सिकल सेल एनीमिया भी एक हेरिडिटरी डिजीज है बेटा, जहां पे हमारी जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप की हो जाती है बेटा, हंसिए के शेप की हो जाती है, जो घास काटने वाला हंसिया होता है बिल्कुल उसकी तरह शेप हो जाती है, सिकल की तरह, ठीक है। सिकल मतलब क्या होता है बेटा, जो घास काटने वाला होता है एस शेप का होता है, उसकी तरह बिल्कुल शेप हो जाती है हमारे आरबीसी की, ठीक है, जो हमारी इरिथ्रोसाइट्स हैं। नॉर्मली हमारी इरिथ्रोसाइट कैसी होती है, बाइकॉनकेव, और इस डिजीज के अंदर कैसी हो जाती है, सिकल शेप की। तो ये डिजीज है कुछ हेरिडिटरी जिनके हमने नाम लिखे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम कुछ और डिजीज डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे एल्बिनिज्म क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कुछ सिंड्रोमिक डिजीज भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं हम आगे। ये लिखते हैं बेटा हम, डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। और ये एबनॉर्मेलिटीज कैसे हो सकती है, तो कैसे हो सकती है बेटा, क्रोमोसोमल या ड्यू टू क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल चेंजेस की वजह से। तो रीजन क्या हो सकता है बेटा, क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल चेंजेस की वजह से, ठीक है। अब यहां पर जो फर्स्ट डिजीज डिस्कस करने वाले बेटा, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। क्या नाम है,
डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में कुछ पॉइंट लिखते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज described of the 21st क्रोमोसोम। ठीक है, तो बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से कौन सी डिजीज होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से, तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट जो डिजीज है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिजीज है। और ये कैसी होती है बेटा, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। ये क्या होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, लेकिन यहाँ पर ये डिजीज कब हो रही है, जब क्रोमोसोम नंबर में न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहे हैं। हमने ये रीजन देखा है बेटा, क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल चेंजेस मतलब क्रोमोसोम के अंदर न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहे हैं, क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस हो रहे हैं। तो 46 क्रोमोसोम से 47 क्रोमोसोम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं किसी इंडिविजुअल में। जनरली इन्फेंट्स के अंदर होती है बेटा, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होती है, जो नवजात शिशु होते हैं बेटा उनके अंदर होती है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। ये कैसे कब होती है बेटा, जब 21st क्रोमोसोम जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो कैसा होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। अब जो 21 नंबर का क्रोमोसोम है वो भी डिप्लॉयड फॉर्म में है ना, और वहां पर 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाए, मतलब क्या हो गई वो डिजीज, ट्राइसोमिक डिजीज है। ये एक डाउन सिंड्रोम में कैसे डिजीज है, ट्राइसोमिक डिजीज है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं, कुछ आगे पॉइंट लिखते हैं, है ना बेटा। उसी में लिख रहे हैं हम डाउन सिंड्रोम में infants have extra chromosome on 21st pair of chromosome in each cell। ठीक है, infants have extra chromosome on chromosome number 21st, ठीक है, in each cell। इसके बाद लिखते हैं बेटा mental retardation is most prominent
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिजीज, कुछ और सिम्टम्स हैं। अदर सिम्टम्स आर, जैसे बेटा शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है, इनकी शॉर्ट फिंगर्स होती है, फ्लैट नोज होती है बेटा, ठीक है। ऐसे ही वाइड नेक होती है और इनकी लाइफ स्पैन जो है काफी ज्यादा शॉर्ट होती है ना, तो वो भी आप लिख लेना। तो इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, 21 नंबर के क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके साथ ही एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो मतलब न्यूमेरिकल चेंजेस हो रहा है। हर सेल के अंदर 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा एक बच्चे के अंदर, तो इससे मेंटल रिटार्डेशन वाली कंडीशन हो सकती है बेटा। मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट है, बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इस डाउन सिंड्रोम का, ठीक है। और अदर कुछ सिम्टम्स है इसके, जैसे जो बच्चा है उसकी हाइट जो होती है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाती है, 16 से 20 साल का इसका लाइफ स्पैन होता है। फिंगर्स बहुत छोटी छोटी होती है बेटा, साथ ही साथ नोज जो होती है वो दबी हुई होती है, फ्लैट नोज होती है, और नेक जो होती है काफी ज्यादा वाइड होती है। IQ लेवल जो होता है काफी कम होता है, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्लियर। तो इसे ही बोलते हैं हम मेंटल रिटार्डेशन, क्लियर। तो आप इस पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कुछ फैक्टर्स जो कि इवोल्यूशन को कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, बस आपको नाम याद रखना जरूरी है। तो हमने नाम के साथ साथ थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी ले लिया कि होता क्या है वो, ताकि आपको अगर ये वर्ड सुनने को मिले तो आपको याद रहे माइंड में, ठीक है। तो बेटा साथ ही साथ में हमने देखा कि जो इवोल्यूशन है उसको कॉज करने के लिए 3 फैक्टर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ये जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और स्पीशीएशन, तीनों ही हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्या होता है हमें पता चल गया है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो हम डिजीज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। हेरिडिटरी डिजीज या फिर जितनी भी जेनेटिक डिजीज है जो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में किया जो हमने, और आगे की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने डाउन सिंड्रोम को डिस्कस किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।